कुछ ही फासला तय किया था कि हमें सामने से 8-10 अफराद अपनी जानिब आते हुए नजर आए। होशियार सिकंदर साहिब, ये हमारे लोग नहीं हैं, इसने मुझे खबरदार करते हुए कहा और मैं इसकी शक्ल देखने लगा। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, हमारे लोगों ने भी हम पर नजर रखी हुई होगी। इसके लहजे का इत्मीनान बता रहा था कि चलते वक्त वो इसका इंतजाम करके चला था। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से कदम उठाता रहा। फासला कुछ कम हुआ और आने वालों के चेहरे वाजे हुए तो ये देखकर मेरी मजीद ढारसबंदी के शक्ल सूरत के लिहाज से वो शरीफ आदमी ही नजर आ रहे थे। राम राम अजीत बाबू। करीब आने पर इन चारों अफराद ने, जिनमें से कोई भी शख्स 50 से कम का नहीं था, एक साथ अजीत को प्रणाम किया। राम राम। अजीत भी जवाब में बोला, लेकिन इसके अंदाज में खासा रूखापन था। आप कैसे हैं सिकंदर बाबू? आने वालों में से एक ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। जिंदा हूँ आपकी दुआ से। मैंने मुनाफिकत की तमाम मंजिलें तय करते हुए चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट सजाकर इन्हें जवाब दिया, लेकिन लहजे के इत्मीनान किसी शऊरी कोशिश के बगैर ये महसूस करते लौट आया कि आने वाले लड़ने भिड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन आने वालों को इस बात की फिक्र थी कि मैं इनसे किस लहजे में बात कर रहा हूँ, और ना इन्हें ये गम था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे मुखातिब करके उन्होंने सिर्फ रस्म निभाई थी, मेरे अल्फाज पर गौर किए बगैर। अजीत बाबू, ये आपने क्या घूर पाप कर दिया? मैं और अजीत इनके फिक्रे का मफहूम समझ रहे थे, लेकिन अजीत ने अनजान बनते हुए कहा, मैं तो एक दिन में 10,000 पाप करता हूँ, आप किस पाप की बात कर रहे हैं? मैंने महसूस किया कि अपनी बदतमीजियों के लिए शोहरत रखने वाला अजीत एक बार फिर बेदार हो गया है। अजीत का लहजा कुछ इस तरह का था कि चल लम्हे तो वो सब बगले झांकने पर मजबूर हुए। फिर इन साहिब ने, जिन्होंने मुझे मुखातिब किया था, असल मौजू पर बराह रास्त आते हुए कहा, हमारी मुराद गौ रक्षा मंडल के शास्त्री जी की गिरफ्तारी से है। बज़ाहिर इसके अल्फाज में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अपने गुस्से के इजहार को दबाने में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका था। किसने गिरफ्तार किया इन्हें? अजीत अब भी इन्हें अपने पट्टे पर हाथ रखने नहीं दे रहा था। आपकी शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार किया गया अजीत बाबू। आने वाले चारों अफराद में से एक ने कदरे तीखे अंदाज में कहा, मैं आपकी या आप मेरी शिकायत कर दें तो क्या हम में से किसी एक को गिरफ्तार कर दिया जाएगा? अजीत ने अपना लहजा अब भी नरम रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो शख्स जिसे अजीत ने सवाल किया था जवाब देता, वही शख्स दोबारा बोल पड़ा जिसने गुफ्तगू में पहल की थी। अजीत बाबू, बात को बढ़ाने से क्या फ़ायदा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा था कि आप अपनी शिकायत वापस लेने तो वो शास्त्री जी को रिहा कर देगा। मसले का ये हल तो अजीत इस वक्त कबूल करता जब वो मसले को हल करना चाहता। वो तो मामले को हवा देना चाहता था, लेकिन ये मालूम हो जाने के बाद कि वो बूढ़ा कोई आम सा आदमी नहीं था। मैं मामले को मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहा था, लेकिन फिलहाल वो मामला ही अजीत ही के हाथों में था। विक्रम प्रसाद जी, आप अपने लहजे को दुरुस्त कर लें तो फिर हमसे बात करने आइएगा। अजीत ने इंतहाई जारहाना लहजे में से जवाब दिया। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, आइए सिकंदर साहिब चलें, ये लोग यहाँ हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए भेजे गए हैं ताकि हम यहीं उलझ कर रह जाएं और आगे न जा सके। अजीत के रवैये ने मामले को अचानक गर्म कर दिया था और आने वाले अफराद को भी शायद अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। जब हम आगे बढ़े तो वो भी हमारे साथ चल दिए। अब की बार वो शख्स जिसे विक्रम प्रसाद कहकर मुखातिब किया गया था, मुझसे गुफ्तगू करने के लिए परतोने लगा। सिकंदर साहिब, आप ही कुछ ख्याल करें, शास्त्री जी ज़ईफ आदमी है, थाना कचहरी इनके बस की बात नहीं है। विक्रम का मुखातिब मैं था, लेकिन जवाब इस बार भी अजीत ने दिया। हम आपकी इन चापलूसियों को खूब समझते हैं। अजीत अब तक उसी अक्खड़ लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। जब बूढ़ा होकर इन्हें अपनी इज्जत अजीज नहीं तो हम कौन होते हैं इनकी इज्जत सरे बाजार उछलने से रोकने वाले। मेरा ख्याल ये था कि इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अजीत की हिकमत अमली कुछ और थी। अब हम इस इमारत के करीब पहुंच चुके थे जहां से चले थे, लेकिन जाते वक्त हम जो मंजर छोड़ गए थे वापसी पर वैसा नहीं था। बूढ़े शास्त्री के गिर्द 4 पुलिस वाले और बहुत से अफराद जमा थे और बकिया पुलिस वाले मजमा को बूढ़े से दूर रखने में मसरूफ थे। फजा में कशीदगी के आसार पूरी तरह महसूस किए जा सकते थे। मैं अजीत से इस सिलसिले में अलाहिदगी में बात करके इसके सामने अपना नजरिया रखना चाहता था, लेकिन इसका मौका ही नहीं मिल पा रहा था। हमें करीब आता देखकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इस जानिब चला आया था। आप इन्हें जितनी राय दे सकते हैं आज शाम तक दे लें, लेकिन याद रखें हमने भी आपका नाम नोट कर लिया है। कल जब जनता हुकूमत में आएगी और इन लोगों की फहरिस्त बन रही होगी जिनसे जवाब तलबी करनी है, तो मैं सबसे पहले आपका नाम सरकारी इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करने वालों में लिखवाऊंगा। अजीत ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देखते ही धमकी देते हुए कहा। अजीत साहिब, अब मेरी बात तो सुने। अदमरे प्रिजाइडिंग अफसर ने जवाब पेश करने वाले अंदाज में कहा। क्या बात सुनूं? अजीत ने इस डरे हुए को मजीद डराते हुए कहा। हमारा कोई आदमी इस तरह क्रिमिनल केस में पकड़ा गया होता तो आप अब तक इस हथकड़ी लगवा कर थाने भिजवा चुके होते, लेकिन इसको इस तरह बिठाया हुआ जैसे ये मुजरिम नहीं
कोई अफसर है जो मुआयना करने आया हुआ है। अजीत ने बूढ़े शास्त्री को देखकर कहा, मैं वही अर्ज कर रहा था, मुझसे इन मोअज़्ज़िज़ीन ने कहा था कि आपसे बात करके मामले को सुलझा लेंगे, इसलिए। लेकिन अजीत तो इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कौन से मोअज़्ज़िज़ीन ने कहा था? अजीत अपनी आवाज़ बुलंद से बुलंद तर करता जा रहा था। उन लोगों ने जो समाज सुधार के नाम पर सोशल वर्कर बने फिरते हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अजीत ने सीधे हाथ की उंगली इन अफराद की जानिब उठाते हुए कहा जो हमें वापसी पर मिले थे। अजीत बाबू, आप हद से बड़े हैं, वही शख्स बोला जिसने अजीत को घूर पाप करने पर तंबीह करते हुए गुफ्तगू की इब्तिदा की थी। जी पांडे साहिब, ये आपसे ही कह रहे हैं। अजीत अब इसकी तरफ घूमा। हम अपनी हद में रहें और आप मजहब के नाम पर नफरतें फैलाकर समाज सुधार के लिए चंदे बटोर कर मुअज़्ज़िज़ीन बने रहे। अजीत का अंदाज तैश दिलाने वाला था। आप समाज सुधार बने हुए हैं, सोशल वर्कर कहलाते हैं और सोसाइटी की सबसे बड़ी लानत का खात्मा आपने इस तरह किया कि अपने इंजीनियर बेटे को 18 लाख वसूल कर लिए। अजीत का मुखातिब पांडे नामी वो शख्स ही था, लेकिन वो इतने जोर से बोल रहा था कि पूरा मजमा सुन ले। और ये शख्स जिसकी आप सिफारिश करने आए हैं, ये आप जैसे चोरों का भाई गिरा कट है। इसने बूढ़े शास्त्री की जानिब मुड़ते हुए कहा, जिंदगी भर जब ये पुलिस की मुलाजमत में रिश्वतें लेता था तो इसका कोई ख्याल न आया कि गौ रक्षा भी होनी चाहिए, और अब अपने धंधे पानी के लिए इसने गौ रक्षा का मंडल का ड्रामा रचाया हुआ है। अजीत शायद कुछ और भी कहता, लेकिन पांडे बिल्कुल हत्थे से उखड़ गया। अजीत बाबू, अब तक हम सिर्फ तुम्हारे नाना और बाप की वजह से तुम्हारी इज्जत कर रहे थे। लेकिन इसके मजीद कुछ कहने से पहले अजीत ने 2 कदम आगे बढ़कर इसके कांधे पर रखकर दबाव डालते हुए कहा, तो अब ना करो मेरी इज्जत, इसके अलावा कुछ कर भी सकते हो तो वो कर लो। इस वक्त ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि अजीत यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील नहीं बल्कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्मों का रहनुमा है। इस वक्त तो हिंदुस्तानी फिल्मों में नजर आने वाला कोई 3rd क्लास दादा नजर आ रहा था, यहाँ तक कि इसका लबो लहजा भी तकरीबन उन जैसा ही था। अब अगर आपने शास्त्री जी की शान में कोई गुस्ताखी की तो पांडे के लहजे में किसी कदर बौखलाहट थी। इसे अजीत से तो नहीं रही होगी कि वो अचानक यूं बदमाशी पर उतर आएगा। तेरा ये शास्त्री, अजीत ने बराह रास्त तू तड़ाक पर आते हुए कहा, इससे तो हम पावर में आते ही सबसे पहले निपटेंगे कि हर साल लाखों रुपए गौ रक्षा के नाम पर राशि अफसरों से इसलिए वसूल कर लेता है कि मंडल में लावारस गायों को चारा दिया जाता रहेगा और लोग भी इसके पास अपनी सूखी मरी गाय जो किसी काम की नहीं रहती छोड़ जाते हैं, और ये शास्त्री इन्हीं मुर्दा गायों को रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर आगे रवाना कर देता है, जहाँ पर इन्हें कसाईयों के हवाले कर दिया जाता है। अजीत का हमला इस बार इतना भरपूर और बराह रास्त था कि एक लम्हा के लिए तो मैं भी सटपटा गया, लेकिन ये हिंदुओं का अंदरूनी मसला था और मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। गोश्त तो इनसे कमी निकलता होगा, लेकिन चमड़ा हड्डी से दीगर अशिया बनाने वालों को खाम माल मिल जाता है, और इन्हें खाम माल कोई और नहीं ये शख्स पहुंचाता है। अजीत की बात मुकम्मल हुई तो मजमा को सांप सूंघ चुका था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? पांडे ने जुबान खोली थी कि अजीत ने फिर इसे लपक लिया। ये तो महीना भर बाद पता चलेगा। इसका पूरा हिसाब किताब जनता के सामने न लाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, लेकिन फिलहाल तो ये एक और जुर्म में बंद है और किसी में हिम्मत है तो इसे छुड़ा ले। अजीत ने एक बार फिर चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। इसके साथ ही आगे को चल पड़ा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ते शास्त्री लपक कर हमारे सामने आ गया। पुलिस वाले भी अजीत की बातों में इस तरह महव हुए थे कि इनकी तवज्जो शास्त्री पर नहीं रही थी और इसने मौका से फ़ायदा उठा लिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सिकंदर साहिब, अपने आदमी को मना करें कि इस बुढ़ापे में मेरे मुंह पर कालक न मले। इसके आंखों में आंसू थे और वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मुझसे गलती हुई कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी की, लेकिन अब इससे कहे कि मुझे इतनी बड़ी सजा न दे कि मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाए। बुढ़ा शास्त्री हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा था और मैं सोच रहा था कि इस बात को तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ जब वो अपने मजहब पर जान निछावर करने की बातें कर रहा था। इसके इस अंदाज ने मुझे एक अजीब गोमगू की हालत में मुबतला कर दिया था। एक शख्स ने लाखों रुपए सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर बटोरे थे और आज एक मुसलमान के सामने हाथ बांधे माफ़ी मांग रहा था। वहाँ मौजूद तमाम अफराद की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी कि मैं क्या फैसला करता हूँ। अजीत बात सुनो, मैंने अजीत को मुखातिब करते हुए कहा। अजीत पलटा तो मैंने इसे वहीं सबके सामने कोने में इस तरह जाने लगा जैसे इससे मशवरा करना चाह रहा हूँ। अगरचे इसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन इस हरामी ने आपके आगे हाथ जोड़कर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अजीत सूरत हाल को पूरी तरह समझ रहा था। अब आपकी इस दरख्वास्त को रद्द करते हैं तो कांग्रेस वाले फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा करेंगे गौ माता के कातिल ने गौ रक्षा मंडल से अपना इंतकाम लिया है। अजीत इन्हीं खतूत पर सोच रहा था जिन पर मैं सोच रहा था। ये भी तो मुमकिन है कि इनमें से कुछ वोटर टूट जाएं। मैंने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा। नामुमकिन, अजीत ने हतमी लहजे में कहा। आप इनके तस्सुस से वाकिफ नहीं, ये बहुत कमीने हैं। इतने कमीने के माफ़ कर देने के बाद आप शास्त्री को एक और वोट डालने की इजाज़त दे तो ये फिर भी आपके खिलाफ ही वोट डालेगा। हमारे पास वक्त नहीं और फैसला फौरी करना था।
ٹھیک ہے، فیصلے کا اعلان پھر آپ ہی کریں گے، اجیت نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور میں یہی پوز کرتا رہوں گا جیسے ناراض ہوں۔ اس نے حکمت عملی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ ہم اپنی جگہ سے بمشکل 7-8 قدم ہی ہٹے ہوں گے اور شاید زیادہ سے زیادہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے 3 منٹ خرچ کیے ہوں گے، لیکن مجمع میں واپس آئے تو قریب آتے ہی ایک لڑکے نے مبارکباد دی۔ مبارک کے چھوٹے راجہ صاحب گرفتار ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میرے اجیت کی زبان پر بیک وقت ایک ہی سوال آیا۔ کانگریس نے ان کی گرفتاری کے خلاف یہ سائیکل سٹارٹ کیا ہوا پمفلٹ تقسیم کیا ہے۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پمفلٹ ہمارے حوالے کر دیا، بڑی جلدی میں چھاپا ہے۔ اجیت نے پہلی نظر ڈالتے ہی بآواز بلند کہا۔ لڑکا ایک پمفلٹ مجھے بھی تھما چکا تھا۔ کانگریس کے لیٹر ہیڈ پر چھوٹے راجہ صاحب کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ جنتا پارٹی کی اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور عوام ایک مریض کو یہاں سے اسمبلی نہیں جانے دیں گے۔ اجیت پمفلٹ پڑھ کر مسکرایا تو مسکراہٹ میرے چہرے پر بھی آ گئی۔ جس فوج کا کمانڈر ہی موجود نہ ہو وہ کیا خاک لڑے گی، میں نے سوچا، اور مجھے اپنی کامیابی مزید واضح نظر آنے لگی۔ جھنڈا لگی گاڑی میں بیٹھنے کا تصور بھی اتنا خوشگوار تھا کہ میں اس کے تصور میں کھو جانا چاہتا تھا، لیکن فوری طور پر یہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی کچھ انتظار کی ضرورت تھی۔ آپ شاستری جی کو رہا کر دیں، میں نے پریزائڈنگ افسر سے مخاطب ہو کے کہا۔ میں نے کبھی خود کو بہت اچھا مسلمان نہیں سمجھا، بلکہ دوسری بات یہ تھی کہ میں اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے کچھ زیادہ روشناس بھی نہیں تھا، لیکن اسلام میں جب ایک گڑگڑاتا متعصب ہندو میرے پیروں میں جھکنے کے لیے تیار تھا، میں نے خود کو معاف کر دینے والا مسلمان ہی سمجھا تھا۔